नमस्कार, मैं अमित त्यागी, शुभ 24 न्यूज चैनल रफ्तार टीवी से। आज से हमारी एक नई शुरुआत है, जब हम अपने अलग अलग संभागों के बारे में अलग अलग हमारे जो पॉलिटिकल एडिटर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ हैं भरतपुर से जाने माने पत्रकार और बहुत समाज सेवी मुकेश जी। मुकेश जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब शायद भरतपुर में एक नई जो है प्रचार प्रसार होने वाला है कि जिसमें आप अलग अलग इलाके की अलग अलग विवेचना करेंगे। जी, आज से प्रोग्राम इस बात पे हुआ कि भरतपुर का आज का जो है तरीका क्या है और आने वाले समय में अगर चुनाव होता है तो उसके परिप्रेक्ष्य में क्या क्या चेंजेस आएंगे। सबसे पहले हम आज मुकेश जी को, हमने मुकेश फौजदार जी को, जो आज पूरा का पूरा हमारे यहाँ पे जितना भी भरतपुर संभाग के बारे में डेटा इकट्ठा करना है, भरतपुर संभाग के बारे में जो नॉलेज इकट्ठी करनी है, भरतपुर संभाग के बारे में अलग अलग विधानसभा सीट की विवेचना के लिए आज से एक अलग तरह का सेगमेंट हम शुरू करेंगे और आधा घंटा हम भरतपुर संभाग को देंगे, जिसमें भरतपुर संभाग की खबरें और साथ साथ भरतपुर संभाग के अलग अलग इलाकों की विवेचना करेंगे। जी। आज सबसे पहले हम लोग भरतपुर जिले को ही कंसिडरेशन करते हैं, क्योंकि मुकेश जी भी भरतपुर जिले से ही आते हैं। बिल्कुल। नदबई, अगर मैं नदबई से आते हैं तो हम पहली शुरुआत नदबई से ही करते हैं। हाँ, नदबई से करिए। आज अगर चुनाव हो जाए, हम 3-6 महीने बाद की छोड़ देते हैं जी, आज अगर चुनाव हो जाए तो नदबई के क्या हालात होंगे, कौन लोग लड़ेंगे, हवाना जी की क्या स्थिति होगी और कौन कौन से उम्मीदवार टकरा सकते हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जो शुभ 24 रफ्तार टीवी सैटेलाइट चैनल है, इस पर आज आपके स्टूडियो में मुझे आने का मौका मिला, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी साल है 2023 और नदबई विधानसभा मुझे लगता है कि राजस्थान की सबसे हॉट सीट है जी, क्योंकि वहां से बसपा के चुनाव चिन्ह हाथी पर जीत करके जोगिंदर सिंह अवाना ने वहां सत्ता का रथ जो है थामा है और अपनी बसपा को छोड़ करके, जिस पार्टी ने उनको जिताया उसको छोड़ करके वो कांग्रेस का उन्होंने दामन थाम लिया। क्योंकि पायलट और गहलोत का जो झगड़ा था, इस झगड़े का फायदा सबसे ज्यादा राजस्थान में किसी विधायक को मिला है तो वो जोगिंदर सिंह अवाना है। बिल्कुल, मैं तो उन्हें किस्मत का धनी मानूंगा कि उनको जो है उनकी 5 उंगली घी में है। इसका मतलब होता है कि लगातार 4-5 वर्षों से, 5वां साल चल रहा है, चुनाव आने वाला है, 4 वर्षों से 4.5 वर्षों से नदबई में जिस तरह का भय, भ्रष्टाचार और तानाशाही है, उसका एक आप जब ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे नदबई के लोगों से मिलेंगे, कितनी दुख और तकलीफों के साथ वो जी रहे हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट भी आने वाले समय में आप ही देने जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो डंके की चोट पर मैं सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं कि मैं किसी डर और बिना भय के रिपोर्टिंग करता हूं जी, किसी दबाव में नहीं करता। मैं स्वच्छ तरीके से, जिस तरीके से पत्रकारिता होती है उसी तरीके से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं और जनता की खबरों को सीधा सामने दिखाता हूं। तो आज नदबई के हालात इस तरीके के हैं, नदबई के अंदर हर जगह पर रिश्वतखोरी का बोलबाला है। आप अध्यापकों का ट्रांसफर ले लीजिए, 3rd ग्रेड के अध्यापकों के ट्रांसफर को आज करीब 3 साल हो गए। 3 साल से इतना भारी पैसे का जो है चलन चला है कि आज तक उनके ट्रांसफर सरकार ने नहीं करे। पूरे राजस्थान में इस तरह का हो रहा है। इसके अलावा आप देख लीजिए पीएचडी विभाग, मैंने खुद विधायक अवाना को अपने गांव बुलाया और टंकी में, मेरे गांव में जो टंकी बन रही थी उसमें 40 फीट नीचे गहरे गड्ढे में उनको नीचे ले गया मेरे साथ। और उनके जो ओएसडी थे वो बोले कि क्या हो जाएगा, ये तो गिर गए तो पूरे राजस्थान की खबर बन जाएगी, मुख्यमंत्री कहेंगे तुम क्यों घुसे इस गड्ढे के अंदर। तो उनको दिखाया कि ठेकेदार लगातार नदबई विधानसभा में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर नदबई विधानसभा का भ्रष्टाचार उजागर है, सारे पत्रकारों को पता है। कुछ लोगों की जबान चुप हो जाती है, लेकिन मैं विधायक अवाना के साथ भी रहा, लेकिन उनके जो काम हैं, उनकी जो नीतियां हैं, वो अभी देखो आप, महाराजा सूरजमल जी का एक चौक वहां नदबई, आपको पता है पूरे राजस्थान में एक चर्चा का विषय बना था और जातीय समीकरणों में बांटने की कोशिश की गई थी। वहां पर नदबई जो एक बेलारा जगह पड़ता है, बाईपास निकला है वहां, जो पिछली विधायक हमारी रही थी, पर्यटन मंत्री भी थी, राजा मान सिंह की बेटी हमारी भरतपुर की कृष्ण कौर दीपा जी, उनके द्वारा मंजूर हुआ था, लेकिन गहलोत सरकार में काम शुरू हुआ तो उस चौराहे पर मूर्ति पॉलिटिक्स की शुरुआत की गई थी। अवाना जी को बसपा के वोटों की चिंता आज भी सता रही है कि बसपा के वोटों की उनके ऊपर ही मैं अपनी नैया इस चुनाव में पार कर लूंगा, लेकिन ऐसा उनका सपना पूरा नहीं होगा। मेरा अभी पिछली बार बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है भगवान सिंह बाबा, उनसे मेरा इंटरव्यू हुआ था। मैंने कहा कि आपके पार्टी का सिंबल लेकर के विधायक अवाना जीते और राजस्थान के मुख्यमंत्री की गोद में जाकर बैठ गए,
इसका मतलब है कि सीधा सीधा अपनी बसपा पार्टी को छोड़ दिया। और मायावती जिन्होंने इनको सीट दिलाई, जिन्होंने पद दिलाया, लोग तो सरपंच बनना चाहते हैं, सपना होता है इनका। तो नोएडा से आकर के बताइए आप, नोएडा से आकर के, ये नोएडा से आए हुए हैं, ये नोएडा से आए हुए हैं और नोएडा से आकर के इन्होंने 2-3-4 साल वहां तलाशा कि किस जगह लड़ूं, धौलपुर से चुनाव लड़ूं, बाड़ी से लड़ूं मैं। तो इनकी तलाश नदबई में आके रुकी। नदबई की जनता भोली भाली है, नदबई की जनता जो है बिल्कुल सीधी सादी है। वहां आकर के इन्होंने, इनका तो कोई जीतने का चांस ही नहीं था, लेकिन वहां पर कई लोग किसान वर्गों के आपस में लड़ लिए। जैसे वहां पर जाट बहुल क्षेत्र है तो वहां 4-6 जाट लड़ लिए आपस में, वोट का डिवाइड हो गया। इधर अवाना जी के जो वोट थे बसपा के वो फिक्स थे। फिर मायावती जी को नदबई ले आए। जिस दिन मायावती जी नदबई आई थी उस दिन गेम पलट गया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या हवाना जी उस समय से पहले भी यहाँ थे? क्या कोई मकान था? क्या वो रहने वाले यहाँ के थे? क्या उनके पहचान पत्र में कोई नाम नदबई का था? देखो, या सिर्फ चुनावी अवाना जी वहां पर जैसे खोज करने के लिए आते हैं, वास्को डिगामा जी जैसे खोज करने गए थे देशों की, ऐसी तरीके से वो आए, नदबई में आए, घूमे फिरे आसपास। और इनकी कोई प्रॉपर्टी नदबई में नहीं है। कहते हैं कि उज्जैन के पास इनका कोई गांव है, मुझे इस बारे में स्पष्ट नहीं पता है, लेकिन ये रहते नहीं है। इनकी पीढ़ियां नोएडा रहती हैं। मैं तो इनकी बेटी की शादी में गया था तो इन्होंने पूरा मकान दिखाया था, 3 मंजिला 5 स्टार मकान था। अशोक गहलोत जी भी उस शादी में गए थे बेटी की में। तो इनका यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है और यहाँ पर तो सिर्फ विधायक बने, और विधायक बनकर के आज तो इनके पास में मेरे हिसाब से 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अगर अभी चुनाव होते हैं जी तो इनके सामने कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं? इनके सामने देखो, उम्मीदवार नदबई विधानसभा में लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार रोज बढ़ रहे हैं। अभी आपको बताना चाहता हूं, अभी पिछले दौर में पिछले 2-3 महीने से वहां पर दौलत फौजदार जी है। दौलत फौजदार जी ने गांव-गांव, घर-घर, ढाड़ी-ढाड़ी पर संपर्क किया है। हर चौखट पर गए, हर द्वार पर उन्होंने कहा है कि हम अब की बार बदलाव चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने एक ही नारा दिया है कि जो भय का है, भ्रष्टाचार का है, तानाशाही का है, और जो क्राइम बढ़ रहा है, लूटपाट हो रही है, पुलिस से हफ्ताबंदियां हो रही हैं लगातार। तहसीलदार जो है, अवाना ने स्टेटमेंट दिया था कि वो वायरल भी हुआ था पूरे राजस्थान में कि मुझको जाट तहसीलदार नहीं चाहिए। तो जो जातियों में बांटना चाहता है वो हमारा नेता कैसे हो सकता है? अभी अभी कुछ ऐसा भी हुआ कि हवाना के जो वो थे, क्या नाम है, गनमैन थे, हाँ, उन्होंने कोई लड़ाई हुई। हाँ, लड़ाई ये भी एक अभी थोड़े दिनों पहले ही हुआ था, बिल्कुल, जिसमें हवाना के गनमैन ने किसी की पिटाई कर दी। हाँ, ऐसा हुआ था, आपसी कोई जमीन का विवाद था, उसमें झगड़ा हुआ था और वो बड़ा रूप ले रहा था। लेकिन सभी समाज के लोगों ने, क्योंकि हम सब समाज, नदबई एक ऐसी जगह है वहां पर सब लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं। जाट हो, गुजर हो, मीणा हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, सब हम लोग, क्योंकि वो महाराजा सूरजमल की वीर भूमि है। और आप जानते हो भरतपुर का जो राज परिवार है उसका तो, उनके शौर्य की गाथा तो पूरा देश जानता है, अजय कहला रहा है। पर ऐसा क्या कि जाट बहुल्य क्षेत्र होने के बाद भी जाटों को वहां उम्मीदवारी नहीं है, जाट नेता वहां नहीं जीत के आ सका? देखो, ऐसा अब चुनावी, मैंने कहा था ना आपको, जाट 5-6 जाट चुनाव लड़े थे, उनमें जो वोटों का बंटवारा हो गया था। और फिर वहां जो 15 साल से लगातार विधायक थी कृष्ण कौर दीपा जी, पर्यटन मंत्री भी नहीं थी, उनके खिलाफ लोगों का एक गुस्सा था, क्योंकि कुछ काम नहीं हो पाए थे। उन्होंने कुछ काम कराने की कोशिश की थी, लेकिन जनता की नाराजगी और आपस में वोटों का बंटवारा फूट हो गई आपस में। मतलब हवाना की किस्मत जो है ज्यादा रंग लेके आई। बिल्कुल रंग लिए कि आज फिर सीधा कांग्रेस में आ गए। और मैं तो कहना चाहता हूं कि गहलोत जी को रात को अगर अवाना जी 12 बजे 2 बजे फोन करेंगे तो फोन रिसीव करेंगे, क्योंकि गहलोत के संकट मोचन, गहलोत खुद कहते हैं कि हमारे जो 6 विधायक है बसपा के, वो हमें कभी भी फोन करेंगे, मैं उनके साथ हूं, अच्छा करें बुरा करें मैं उनके साथ हूं। तो ये मुख्यमंत्री यहाँ पर बैसाखियों की सरकार चला रहे हैं, क्योंकि पायलट का और गहलोत का झगड़ा है वो राजस्थान को गर्त में ले गया है। अगर ये मिलके काम करते तो शक्ति बनती। आप देख लीजिए पायलट जी कहाँ है आज। पायलट जी को एक राजस्थान का मुख्यमंत्री एक अपने उप मुख्यमंत्री को बोलता है कि निकम्मा और नकारा, तो किस तरीके से बताओ दिमाग उनका है। जबकि गहलोत जी को तो मोदी जी कहते हैं कि मेरे मित्र हैं। तो आज गहलोत जी को सत्ता दिख रही है और सत्ता से चिपके हुए हैं। जिस तरीके से धृतराष्ट्र ने अपनी आंखों में पट्टी बांधी थी कि आप कुछ भी करिए, मुझे तो सत्ता पे बैठना है, तो ये सब लोग दुर्योधन बना दिए इन्होंने। और यहाँ पर राजस्थान में लूट खसोट हो रही है दिन रात। यहाँ पर विधायक हफ्ताबंदी बांध रहे, और ये अवाना जी की बात नहीं कर रहा मैं, सब जगह ऐसा हो रहा है लूट खसोट। कांग्रेस की सरकार को आज जनता, देखो आप, मैं किसी बीजेपी का पक्षधर नहीं हूं, ना मैं किसी कांग्रेस का, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में किसानों की उपेक्षा की जा रही है। आज कांग्रेस ने वादा किया था कि 2 लाख रुपए का हम कर्ज माफ करेंगे, राहुल गांधी जी ने बयाना में कहा और कई जगह कहा, लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने कहा 10 दिन के अंदर हम माफ करेंगे। वो सफेद झूठ साबित हुआ।
आज किसी भी डिपार्टमेंट को ले लो आप, कहीं भी कोई आज किसान अपने काम के लिए थाने में जाता है, कचहरी में, तो वहां उसका काम होता नहीं है। पीएचडी विभाग के आप देखो, मैं तमाम जगह देखता रहता हूं, सड़कें। नटवर सिंह जी, कुंवर नटवर सिंह जी विदेश मंत्री रहे, उनके सुपुत्र कुंवर जगत सिंह जी भरतपुर से जिला प्रमुख हैं। उनका एक भाषण मैंने सुना, एक गांव में उन्होंने कहा था कि अगर पूरा पैसा ईमानदारी से लगाया जाए तो 25 साल तक सड़कें खराब नहीं होंगी। लेकिन सड़कें तो 2-2, 3-3 साल में, एक दूसरी साल ही आपकी बनाई बरसातों में खत्म हो जाती है। तो साफ साफ भ्रष्टाचार का राजस्थान में बोलबाला है, और नदबई विधानसभा तो भ्रष्टाचार में नंबर 1 है राजस्थान में। एक निजी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ। और ये जो क्वेश्चन है आप बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट हाँ, के दीजिएगा कि महंगाई राहत कैंप, हाँ, इसका इफेक्ट क्या निचले स्तर पे हुआ है? देखो, महंगाई राहत कैंप, इससे पहले मैं आपको और कहूंगा, गहलोत जी भरतपुर जिले में पिछले 3-4 महीने के अंदर 4-5 दौरा कर चुके हैं। बिल्कुल। हेलीकॉप्टर से उन्होंने जाकर के कॉलेज ग्राउंड में एक रोजगार मेले का आयोजन करवाया था, उसकी रिपोर्टिंग मैंने की थी और वहां मिला था उनसे मैं। लेकिन उस रोजगार मेले में कम से कम 20 से 25 हजार नौजवान इकट्ठा हुए थे राजस्थान से, और जोधपुर की कंपनियां, कहां की कंपनियां वहां उनको रोजगार देने के लिए पहुंची थी। वहां लोग चिल्ला रहे थे, एक दिन का रोजगार मेला था, वहां किसी को कोई जॉब नहीं मिला। आज वहां जाकर के लोगों से पूछेंगे ग्राउंड रिपोर्ट पे, तो एक मुख्यमंत्री आए, हेलीकॉप्टर सरकारी खर्चा किया, एसपी आईजी तमाम उनकी सेवादारी में लगे रहे, बड़े बड़े टेंटों का आयोजन किया, सरकारी पैसे को वहां पर व्यर्थ तरीके से बहा गया, लेकिन एक भी बच्चे को वहां जॉब नहीं मिला। अब आप कह रहे हैं महंगाई राहत शिविर, महंगाई राहत शिविर कांग्रेस के प्रचार के लिए बनाया गया है। गांव गांव में अब ये लोग सभाएं करेंगे, लोग कह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस को एक फॉर्च्यूनर में भरने के लायक भी विधायक नहीं मिलेंगे। तो अब ये कैसे जाए जनता के बीच में? रंधावा जी ने कहा कि हमारे तो कार्यकर्ताओं में जोश ही नहीं है बिल्कुल। बीजेपी की रैलियां देखो तो लाखों लोग, हजारों लोग उमड़ जाते हैं। तो कार्यकर्ताओं में जोश इसलिए नहीं है कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसके कार्य भी सरकार के लोगों ने नहीं किए हैं, विधायक ने नहीं किए। अब आप देखिए, नदबई के टिकट पर जो टिकट मिला था कांग्रेस का, वो मिला था हिमांशु कटारा जी को। हिमांशु कटारा जी को कांग्रेस का टिकट मिला, और उसके बाद भी आज देखिए विधायक अवाना को गहलोत के सीएमआर में एंट्री मिलती है और उनको दरकिनार किया जाता है। लेकिन अब उनको प्रदेश सचिव का पद दिया गया है, जब चुनाव आ रहे हैं तब। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश के अंदर ही निराश किया गया है। और राहत शिविर की बात बताऊं, राहत शिविर सिर्फ कांग्रेस के प्रचार करने का एक जरिया है, माध्यम है। प्रशासन के साथ में जनता से मिल लेते हैं, जिससे कोई झगड़ा नहीं हो और आपस में लोग उद्वेलित नहीं हो, उनके खिलाफ नारेबाजी नहीं करें। देखिए, प्रचार तो हर पार्टी करती है जी। चुनाव आते हैं और 6,000 रुपए किसानों के खातों में डाल दिए जाते हैं जी, तो ये भी प्रचार है। और है। अगर अशोक गहलोत उस चीज का उपयोग कर रहे हैं तो क्या गलत है? नहीं, अब गहलोत जी कर रहे हैं, सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आज गरीब तक कैसे सहायता पहुंचे। 1100 रुपए का सिलेंडर है, हाँ। और 500 रुपए का सिलेंडर अगर लॉस कर दिया जाता है तो उस गरीब को तो ये फायदा होना। लेकिन हर व्यक्ति बीपीएल से नहीं जुड़ा हुआ है। गरीब, अभी आपने गरीब का शब्द बोला, गरीब कहीं ना कहीं बीपीएल पे ही आता है। आप मुझे बताइए, अगर किसी किसान के पास में, भरतपुर में किसान लोग रहते हैं ज्यादातर, किसी के पास में 10 बीघा जमीन है, 1-1.5 हेक्टेयर जमीन है, तो उसका तो बीपीएल में नाम नहीं है। उसके 4 बच्चे हैं, 3-3 बीघा जमीन है, उनका भी नहीं। बीपीएल में भी गड़बड़ी, बिजली का इश्यू आता है, चिरंजीवी योजना आती है। अभी हम किसी से बात कर रहे थे, किसी ने कहा कि एक आदमी एडमिट हुआ महात्मा गांधी हॉस्पिटल में, हाँ। और उसको फ्री में ही, हाँ? उसको हुआ। अभी हमारे एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने कल परसों एक न्यूज दी कि जिसमें एक व्यक्ति का हाथ कट गया और उसका पूरा का पूरा इलाज फ्री में हुआ और हाथ जोड़ दिया गया। देखो, तो कहीं ना कहीं मैं आपको एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से ना करके मानवीय आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या चिकित्सा के रूप में अशोक गहलोत का चिरंजीवी योजना, जिसके लिए उन्होंने डॉक्टरों से भी टकरा गए, हाँ। शायद उनको टकराना नहीं चाहिए था, उनको ये जनता पे छोड़ देना चाहिए था कि भैया हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो मैं डॉक्टरों से पंगा नहीं लूंगा। लेकिन वो डॉक्टरों से भी टकरा गए और कहीं ना कहीं उसका फायदा जनता को हो रहा है। आपकी बात सही है, हाँ। कि गहलोत जी की सरकार जो बनती है, बीजेपी की आती है, कांग्रेस की आती है। भैरव सिंह जी थे उस समय सीएम, उसके बाद गहलोत जी आए, फिर वसुंधरा जी आई, फिर गहलोत जी आए। अब गहलोत जी काम कर रहे हैं, फिर शायद अगली बार यही ट्रेंड लगातार चलेगा। तो सरकार, मैं ऐसा नहीं कर रहा, सरकार आती है, कांग्रेस ने 50 साल राज किया देश के ऊपर। नहीं सर, मेरा जो मूलभूत क्वेश्चन आपके लिए था कि महंगाई राहत कैंप सिर्फ सिलेंडर के लिए नहीं है, महंगाई राहत कैंप में बिजली के लिए नहीं है, उसमें चिरंजीवी योजना भी आती है, उसमें और भी प्रकार की योजनाएं हैं। तो उन योजनाओं का फायदा जब जनता तक पहुंचता है और पहुंचा है, अगर चिरंजीवी की हम बात करते हैं तो वो जनता तक पहुंच चुका है, बिल्कुल सही बात तो क्या उसका कोई ना कोई योगदान रहेगा?
बिल्कुल, जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर फ्री इलाज है राजस्थान सरकार में, इसका बिना पॉलिटिकल ये बिना पॉलिटिकल बता रहा हूँ आपको मैं, ये सरकार का बेहतर एक इंतजाम है जी। गरीब व्यक्ति आज इलाज नहीं करा सकता है। पिछली अभी देखो यहाँ पर केजरीवाल जी की रैली हुई थी गंगानगर में, उन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि कहीं दूसरे स्टेट की बात है कि मेरे एक रिश्तेदार का फोन आया, वो कहीं एक्सीडेंट हो गया किसी बच्चे का, तो वो अस्पताल गए, प्राइवेट अस्पताल, 4 टाके के उन्होंने 2.25 लाख रुपए ले लिए। लेकिन राजस्थान में आज लगातार ये जो इलाज की चीजें हैं, किसी भी अस्पताल में जाएंगे, भामाशाह कार्ड ले जाएंगे, जन आधार ले जाएंगे आप, तो जो बीमारियां असहाय हैं उनका इलाज फ्री में होता है। ये एक बहुत सरकार की सकारात्मक पहल है। दिल्ली में भी केजरीवाल जी इलाज कर रहे हैं फ्री, तो ये पूरे स्टेट को लेकर के सारे देश में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सरकार को इतना टैक्स मिल रहा है कि कम से कम गरीब का इलाज तो होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जो हम बीजेपी शासित प्रदेशों की जो योजनाएं हैं, वो क्यों नहीं एप्लीकेबल होती है? एनपीएस, आज बहुत से गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा पेंशन मिलती आई है, तो पेंशन क्यों लागू नहीं हो रही है, क्यों हटाया जा रहा है, और सब्सिडी क्यों कम कर दी जा रही है? देखो, ये स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेट का आपसी सामंजस्य ऐसा होता है जब कोई सत्ता में विपक्ष की पार्टी होती है स्टेट के अंदर, और वहां पर आप देख लीजिए पिछली बार कांग्रेस की 10 साल मनमोहन जी की सरकार रही थी और यहाँ पर वसुंधरा जी सीएम रही थी, तो वहां पैसा मांगने जाती थी लेकिन वहां पैसा नहीं मिलता था। ये भेदभाव करते हैं। मैं बीजेपी को भी कहना चाहता हूं, अब जितने दौरे उत्तर प्रदेश में मोदी जी के होते हैं उतने राजस्थान में नहीं होते हैं, लेकिन मोदी जी की अपनी पॉलिटिक्स है, तो सत्ता के लिए तो हर आदमी भाग रहा है। मोदी जी भी गुजरात छोड़ के दिल्ली आ गए, सत्ता के लिए आए, तो इसलिए ऐसा है कि जिसका होता है अपना सत्ता होती है उसके लिए तो लोग काम करते ही हैं। लेकिन मुख्य रूप से अभी जो चुनावी चर्चा भरतपुर जिले की चल रही है, भरतपुर संभाग की चल रही है, 19 सीटें हैं आज कांग्रेस के खाते में, और पिछली बार जो सीटें थी वो बीजेपी के खाते में है। तो राजस्थान का जो दौर है अगली बार भगवा फहराएगी पूरा भरतपुर संभाग, ऐसा हमारी जो विश्लेषण है उस तरीके से। ये नदबई तो बिल्कुल ये मान लीजिए कि 11-12 बजे ही रिजल्ट आ जाएगा। चुनाव की जो जिस दिन मतगणना होगी 11-12 बजे ही नदबई भगवा फहरा देगी। अब टिकट कौन को मिलेगा? टिकट के उम्मीदवार बहुत है नदबई के अंदर, क्योंकि अब चुनाव लड़ना हर आदमी चाहता है। वहां देखिए आप, कुंवर नटवर सिंह जी विदेश मंत्री हैं, उनके सुपुत्र जिला प्रमुख हैं कुंवर जगत सिंह जी, टिकट मांग रहे हैं वहां पर। इसके अलावा हमारे जो कृष्ण कौर दीपा जी हैं, मंत्री रही हैं, वो भी टिकट मांग रही हैं। वहां पर पुराने जो जिला प्रमुख रहे राजवीर जी, वो भी टिकट मांग रहे हैं। अभी जो समाज सेवी हैं, युवा, और एक पूरे भरतपुर क्या नदबई विधानसभा के घर घर तक उन्होंने अपना प्रचार किया है, लोकप्रियता जगह जगह पहुंचे हैं। दौलत फौजदार जी वो भी टिकट मांग रहे हैं। इधर कांग्रेस से लेंगे तो भारत गादोली जी हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, वो भी टिकट मांग रहे हैं। हिमांशु कटारा भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। अभी आप देखेंगे और भी नए चेहरे हैं, एक शिव सिंह भौट है भरतपुर के मेयर, वो भी भरतपुर से टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर हैं हार्ट के, भरतपुर के जाने माने पहचाने, वहां एक डॉक्टर है, वो भी टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा वहां पर पिछली बार मैं बताना चाहता हूं आपको, नदबई के अंदर जो खेमकरण सिंह तौली जिला प्रमुख रहे भरतपुर के, वहां पर जिला प्रमुख रहे भरतपुर के, वो भी टिकट बसपा के टिकट को इस बार दावेदारी जता रहे हैं। पिछली बार वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, 29,500 वोट आए थे उनके, वो भी टिकट के वहां दावेदार हैं। शक्ति सिंह भी मांग रहे हैं। तमाम वहां पर 17-18 चेहरे हैं। आपके गोविंद चौधरी जी हैं बीबीएन कॉलेज के, मतलब 17-18 लोगों की टीम है। नदबई का जो चुनाव है 2023 का, वो घमासान युद्ध होगा और वो शांतिपूर्वक होगा निश्चित तौर पर, क्योंकि अबाना जी जिस तरीके से चाहते हैं, वहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मूर्ति पॉलिटिक्स करना चाहते हैं अबाना जी। वहां पर एक राजस्थान में कहीं मूर्ति नहीं लगा रही कांग्रेस, भरतपुर संभाग के अंदर भी कहीं नहीं लगा रही है। अबाना जी नदबई की विधानसभा है, वहां जो चौराहे हैं 3 नदबई के जो मुख्य मार्गों पर बनाए गए हैं बाईपास पे, एक पर जो है बाबा अम्बेडकर की लगाने वाले थे, एक पर महाराजा सूरजबल की लगाने वाले थे, एक पर भगवान परशुराम जी की लगाने वाले थे। ये उन्होंने घोषणाएं की। एक घोटाला और बताता हूं नदबई का आपको मैं, किस तरीके से अबाना जी खुद अपने चक्रव्यूह में फंस गए कि वहां पर नगरपालिका जो है, वहां का जो ईओ अधिकारी होता है, टेंडर मूर्ति का दिया नहीं गया और अंबेडकर जी की मूर्ति को ले आए भरतपुर में। आप बताइए सच, अब पेपर वहां निकाल रहे हैं और एक पार्षद वहां हरीश कटारा कहते हैं कि हमने कोई सिग्नेचर नहीं किया इस मूर्ति को पास करने के लिए। वो झूठे सिग्नेचर वहां पर उन्होंने नगरपालिका में किए। ये उन्होंने कहा मैं दावे के साथ, पेपर में भी निकला है और वो आपके चैनल में कभी लाएंगे, इंटरव्यू भी देंगे। तो नगरपालिका को प्रेशर डाल करके आप बताइए मूर्ति पॉलिटिक्स की गई वहां पर। महाराजा सूरजमल जी भरतपुर के संस्थापक हैं,
और जन जन की जो आप देखेंगे, किसी को भी पूछेंगे, सर्वे कराएंगे वहां पे, तो जन जन की आस्था के केंद्र हैं। आप लोगों से पूछेंगे ना किसकी मूर्ति लगनी चाहिए, या विधायक खुद थोप देंगे वहां पर। तो महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगने के लिए लोगों ने वहां पर एक विरोध प्रदर्शन किया कि ये मूर्ति लगनी चाहिए। एक जातीय हिंसा, एक बहुत बड़ी घटना राजस्थान में होती, लेकिन हमारे सभी किसान लोगों ने धैर्य रख के उस घटना को टाल दिया। और अवाना जी अपने उस चक्रव्यूह में, अवाना जी चाहते थे कि हम अंबेडकर जी की मूर्ति लगा करके यहाँ पर बसपा के जो टिकट है, जाटा वोट है, उनको हम हत्या लेंगे। लेकिन ऐसा उनकी जो मनसा है वो कभी सफल होने वाली नहीं है। वहां किसान का बेटा राज करेगा और नदबई का ही बेटा राज करेगा। और बाहर के अवाना जी हैं, ये नोएडा से आए हुए हैं। मुझे लगता है कि 2023 के अंदर इनको नदबई विधानसभा के लोग रवाना कर देंगे। आज की जो हमारी पहली आपके लिए शुरुआत रही है, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग भरतपुर संभाग या भरतपुर जिले के बारे में बताया है, और बहुत ही प्रखर तरीके से खुले रूप में आज भाई मुकेश फौजदार जी ने एक एक पॉइंट को बिना डरे, बिना घबराए, बिना परेशानी के खुले तौर पे आपको समझाया है। और जहां तक अगर हम इनके विचारों पे बात करते हैं तो कांग्रेस की सत्ता वहां डगमगा रही है। जो 19 सीटें उनको भेंट स्वरूप मिली थी, वो कहीं ना कहीं अब ऐसी स्थिति में है कि अगर कांग्रेस ने उसको नहीं संभाला तो उनको इस बार सत्ता में हासिल नहीं हो पाएगा। और खासकर नदबई से, इसलिए नदबई के लिए हवाना जी बार बार, और ये शायद उनका आखिरी मौका होगा कि वो वहां से एमएलए होंगे, फर्स्ट एंड लास्ट, है ना। और नया कोई व्यक्ति, नया जो लोकल होगा वही वहां से उम्मीदवार होगा। और शायद जनता वहां अब ये मान चुकी है कि हमें किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं, हमारे घरेलू व्यक्ति को ही वोट देके जिताना पड़ेगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आने वाले समय में भी आपसे अलग अलग ग्राउंड रिपोर्ट्स पर बात करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक यू।